नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में विशाल जनसभा को किया संबोधित। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरा। हरियाणा चुनाव के प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हिसार में जनसभा। हरियाणा कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और जेजेपी की भी जनसभाएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, ऐसे देश की क्या करें बात जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को दी पनाह। इजरायली सेना के लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान समर्थक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रही है बमबारी। कल संगठन के मुख्यालय को बनाया गया था निशाना। बारिश ने बिगाड़ा कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। सुबह से बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका खेल। पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर बनाए थे 107 रन। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। पीएम ने कहा कि लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें कि भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरते हुए पीएम ने इन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन। उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है
अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राज्य कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 40 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता बुकल जी, और सभी साथियों को जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री से 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। जो भी कमिटमेंट की गई है बहुत सोच समझ के सारी, उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिसार में दोपहर बाद जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में पीएम मोदी की ये तीसरी रैली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज कैथल के गोहला में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ आज जगाधरी में चुनावी रैली करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज कैथल के बालू में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ रोड शो भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक विधानसभा की सीट आती है, उधमपुर पूर्व। उधमपुर कलाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2024 की कटरा की सभा में कलाड़ी को मिली जियो टैगिंग का जिक्र कर चुके हैं। उधमपुर पूर्व की सीट पर इस बार कलाड़ी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। हालांकि इस बार बागी सुरों ने पहली बार परिसीमन के बाद राजनीतिक पेचीदगी बढ़ा दी है। देखते हैं उधमपुर पूर्व की सियासी हलचल पर धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। स्वादिष्ट कलाड़ी ने उधमपुर के बाजारों को गुलजार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से इस बार के चुनाव में कलाड़ी मुद्दा बन गया है। उधमपुर के बाजारों में तवे पर आंच तेज करते रंजीत सिंह कहते हैं कि कलाड़ी ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार का जरिया दिया है और हमारे दुकान को रौनक। वो घर बैठे ही अपने लिए कुछ कमा सकती हैं और दूध भी इससे वेस्ट वगैरह नहीं होगा। कहीं दूर लाग वगैरह लेके जाते हैं, वो लेके जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे बैठे अपने रोजगार के साधन एक उपलब्ध हो गया है। कलाड़ी की ब्रांडिंग ने उधमपुर पूर्व के सियासी पारे को तेज कर दिया है। भाजपा इसकी ब्रांडिंग का श्रेय लेकर हर महिलाओं के हाथ को मजबूत करने का दंभ भरती है। भाजपा ने इस सीट पर आरएस पठानिया को मैदान में उतारा है। पठानिया के चुनाव मैदान में आते ही बागे सुर तेज हो गए हैं, जिसने इस सीट की राजनीतिक पेचीदगी बढ़ा दी है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। पिछले 7 दशकों में जो अराजकता जम्मू कश्मीर में फैली है, मुझे लगता है कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, और केंद्र में जो बार बार जिसे कहते हैं शासन प्रशासन रहे हैं। एनसी प्रत्याशी सुनील वर्मा कहते हैं, भाजपा ने बीते सालों में उधमपुर ग्रामीण जनता के साथ अन्याय किया है। स्मार्ट मीटर के बिल लोगों की आय से अधिक हैं। कलाड़ी को मिली ब्रांडिंग से जायका तो बदला है, लेकिन बनाने वाली ग्रामीण महिलाओं के हाथ तंग हैं। कलाड़ी तैयार करने के लिए दूध चाहिए, जिसका अभाव है। कलाड़ी जो है ना जी, हमारी सौगात है जहाँ की।
लेकिन मैं समझता हूँ कि जी जो लोग इसका उत्पादन करते हैं तो वो कलारी दूध की बनती है, लेकिन दूध हासिल करने के लिए जो गाय है किसान को प्रॉपर उसका वो भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। वहाँ किसान हमारा है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। भाजपा को यहाँ गैरों से अधिक अपनों से गिला है। 2014 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले पवन खजूरिया बागी बनकर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। इस समय जनता की सेवा के लिए हम समर्पित हैं। जनता एक ही भाव लेकर चल रहे हैं कि जनता के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। विकास का रथ जहां तेजी से दौड़ेगा। उधमपुर पूर्व में मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा, एनसी और निर्दलीय उम्मीदवार ये जरूर मानते हैं कलाड़ी की जियो टैगिंग ने महिलाओं को आर्थिक समृद्धि दी है, लेकिन कोई भी दल सियासी मैदान में अपने दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब फैसला जनता के हाथों में है। उधमपुर में कलारी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। सभी राजनीतिक दल के नेता ये मानते हैं कि कलारी ने यहाँ की महिलाओं को संबल बनाया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, उधमपुर ईस्ट। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया है। भाविका ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत पर लगाए गए निराधार आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद, नशे, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का गढ़ है। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान वो किसी को पीछे ना छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वो हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी पीएम के भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद लगाए गए आरोपों का जवाब भी देंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों पर कुछ प्रतिबंधों की सूचना को गलत बताया है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इन खबरों को निराधार बताते हुए कहा है कि हाल के दिनों में ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ स्पष्ट किया कि ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकारों के संबंध में 4 मार्च 2021 को जारी गजट अधिसूचना के प्रावधान लागू रहेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अधिगम गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी शुरू की और इसी बीच छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें सेना के 3 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तलाशी अभियान अभी जारी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली में उठा मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद विवाद सहित अन्य मांगों को लेकर शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। समिति की मांग है कि प्रदेश भर में बनी अवैध मस्जिदों पर सरकार उचित कार्रवाई करे।
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक महीने में आज दूसरी बार पटना पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने पटना में बीजेपी की अहम बैठक में भाग लिया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और साथ ही साथ पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लिखी चिट्ठी पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जल्द ही उसका जवाब उन्हें देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर हेमंत सोरेन की पत्नी झारखंड में किसी भी आदिवासी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपनी चिट्ठी में असम के चाय बागान में काम करने वाले जनजातीय समुदाय की दुर्दशा का मुद्दा उठाया है। हेमंत सोरेन जी मुझको पत्र लिखा है, मैं उसको पत्र का उत्तर भी दूंगा और हेमंत सोरेन जी इस उत्तर खुद ही जानते हैं। आज हेमंत सोरेन जी को आप पूछिए, कल्पना सोरेन जी झारखंड का कोई भी आदिवासी सीट में कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर सकता है। और आपको सीधे लिए चलते हैं, भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी इस समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के विषय में मूडा स्कैम मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस प्रकार से उनके परिवार ने जमीन का दुरुपयोग करके और सरकारी अथॉरिटी का दुरुपयोग करते हुए भारी संपत्ति बनाई, उस विषय में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है जिसमें मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट एंड प्राइम एक्यूज इन दिस। और महत्वपूर्ण बात यह है, यह कोई सेंट्रल एजेंसी ने जांच नहीं की है, किसी ने अपनी तरफ से जाके अर्जी नहीं दी है, यह कर्नाटक के लोकायुक्त कोर्ट में यह निर्णय आया है। यानी जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी, यह केस इसलिए बिल्कुल भिन्न है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है और कर्नाटक के लोकायुक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा स्कैम में न सिर्फ सिद्धारमैया जी और उनका परिवार दोषी है, बल्कि वो आरोपी नंबर 1 है। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। और इसमें तो दूर दूर तक केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। ये तो आपके अंदर के जो स्वयं के किए हुए कृत्य हैं, कारगुजारियां हैं, वो खुद ब खुद उभर कर सामने आई हैं। संयोग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कर्नाटक से आते हैं। जब से कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि सिद्धारमैया जी अभी कुछ दिन पहले अपने हाईकमान और हाईकमान के कुछ नेताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने और बचाए रखने में उनकी भूमिका रही है। यानी अब वो हर एक प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्थित रूप से जांच न होने पाए अथवा किसी बड़ी जांच एजेंसी को न जाने पाए। इसलिए हमारा बहुत सीधा सवाल है कि ये भारत के इतिहास के उन चंद दुर्लभ केसेस में से एक है जब किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट एक्यूज बनाया गया हो। It is one of the rarest case, a few rare cases of Indian history in which the sitting chief minister of a state has been made first accused or accused number 1. तो अब राजनीति में नई सोच लाने के 99 के उबाल से लबरेज हो रहे राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आरोपी नंबर 1 के साथ आप खड़े हैं या नहीं। यह कांग्रेस के
भ्रष्टाचार के चेहरे को बहुत साफ कर रहा है। और आप एक और चीज ध्यान दीजिए, अभी मात्र आपने कुछ दिन पहले हरियाणा के इनके एक विधानसभा प्रत्याशी का वो वायरल वीडियो देखा होगा, जिसमें वो एलानिया कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे और उसके बाद फिर रिश्तेदारों के बारे में उनका घर भरेंगे। और जो आज मूडा स्कैम पे ये इंडिकेशन आया है कोर्ट की तरफ से, लोकायुक्त की तरफ से, तो वो दिख रहा है कि जो हरियाणा में आपका विधायक का प्रत्याशी कह रहा है, वही कर्नाटक में आपका मुख्यमंत्री कर रहा है कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। और इवन ये भी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि 1998 से 1998 से लेकर आज तक अनेक मौकों पे वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट प्रतीत होता है। तो अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि जो फितरत आपने शुरू की थी, यानी आपकी सरकार के समय में प्रथम परिवार के ऊपर ही आरोप था कि भाई उनको लगता था हमारे रिश्तेदारों के बारे में हो रहा है, उनके दामाद जी के बारे में हो रहा है, तो अब तो सबको लगने लगा अपने अपने दामाद के बारे में करो, भाई भतीजों के बारे में करो। तो ये सिर्फ एक संवैधानिक और न्यायिक विषय नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यू। ये कांग्रेस की एक प्रवृत्ति का प्रतीक है कि सत्ता में आते ही वो भ्रष्टाचार करने और कुछ थोड़ी सहूलियतें, यानी कुछ हजार रुपए की सहूलियतें जनता को लॉलीपॉप के रूप में दिखाकर करोड़ों और सैकड़ों करोड़ों रुपए किस प्रकार से अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के जेब में भरने का प्रयास करते हैं। तो ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का एक स्पष्ट प्रमाण उन्हीं की सरकार के लोकायुक्त के द्वारा उभरकर सामने आया है। इस पे हमें कांग्रेस से जवाब चाहिए। दूसरा विषय भी, कोलकाता के हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने यह जजमेंट दिया है, एक बहुत ही दुर्दांत और दुस्साहसी घटना। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार में एक ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि पुलिस उनकी बंधक बन गई है, लगता है वहां की सरकार उनकी बंधक बन गई है। आप संदेश खाली का विषय देख चुके हैं, आरजी कर कॉलेज का विषय आप लोग अभी देखे कि किस प्रकार से वहां की सरकार ने किस निर्लज्जता के साथ उनका बचाव करने का प्रयास किया। और यह विषय जो आया है कि एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ 14-15 जुलाई को बलपूर्वक बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसे दबाने का प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुनः यह मैं बात कह रहा हूं, एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ शिकायत होने के बावजूद पुलिस का जो रवैया रहा, पश्चिम बंगाल पुलिस का, उसके बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बहुत सख्त और बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। पहला, उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार के विषय में जो जांच अधिकारी था वो कोई महिला अधिकारी क्यों नहीं थी, पुरुष अधिकारी के द्वारा जांच क्यों करवाई गई। दूसरा, जिस थाने में और जिस समय में घटना का आरोप है उसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उससे गंभीर बात यह है कि घटना 14-15 जुलाई की है और मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन 20 अगस्त को करवाया गया, 35 दिन बाद घटना के। इसलिए कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि यह सबूतों को डाइल्यूट करने और नष्ट करने का एक स्पष्ट प्रयास दिखाई पड़ता है। और इसके साथ साथ केस को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया और इस विषय पे तल्ख टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उन पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई की जानी चाहिए और डिप्टी कमिश्नर स्तर की किसी महिला अधिकारी के द्वारा इस विषय की जांच कराई जानी चाहिए। यह दर्शाता है कि आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो गया है। यह तो एक पक्ष है, सिर्फ अपराधियों का आतंक नहीं है, यहां पे अपराध
और पुलिस, अपराध और सरकार के बीच में एक दुरभिसंधि दिखाई पड़ रही है. A very heinous nexus appears presumably between the government officials, the police and the criminals. इसलिए यह विषय इतना गंभीर है कि यदि सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ ऐसा होने पे पश्चिम बंगाल की सरकार कर सकती है, तो याद करिए जो बिहार के का एक चंपा विश्वास कांड हुआ था, उसके बाद शायद ये भारत के इतिहास का सबसे दुर्दांत कांड है. और इस विषय पे असंवेदनशीलता इन घटनाओं पर पश्चिम बंगाल की सरकार की कितनी है, ये इससे पता चलता है कि हाल ही में एक घटना प्रकाश में आई. आपको ध्यान हो कि टीएमसी की जो यूथ विंग है, तृणमूल छात्र परिषद, उनके 2 पदाधिकारियों ने आरजी कर की घटना के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसमें एक प्रकार से जो पीड़ित लड़की थी उसी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई. यानी एक प्रकार से पीड़ित को ही गलत ठहराने का प्रयास, या यूं कहें कि जो आरोपी थे उनको जस्टिफाइड करने का प्रयास किया गया और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया गया. ये ठीक है कि बाद में पुरजोर विरोध के चलते हुए उन्हें हटाना पड़ा. शॉर्ट फिल्म भले ही हट गई हो, पर जो उनका लॉन्ग लास्टिंग माइंडसेट है, यानी जो उनकी गहरी मानसिकता है, उसकी गहरी छाप पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता पर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई. अतः ये इन 2 राज्यों में, और मैं पुनः ये कह देना चाहता हूं, अभी पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई थी जिसमें उन 2 छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव जी, जिनको अपराधियों में जाति दिख जाती है, परीक्षार्थी में जाति नहीं दिखी, एकदम चुप्पी साध गए. तो यह भी दर्शाता है कि इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों की सहज प्रवृत्ति भ्रष्टाचार और अपराध को ही संरक्षण देने, भ्रष्टाचारी अपराधियों का समर्थन देने, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बचाव करने के लिए ही है. धन्यवाद. सवाल ले सकते हैं अमोक जी. जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे